जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर आर्मी योद्धा 2.0 की सेकंड डेमो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कल आपकी क्लास लेने के बाद मैंने शाम को सभी आपके कमेंट्स पढ़े। एक जो मेन कमेंट था, आप सभी का डाउट था, वो ये था सिलेबस के रिगार्डिंग। तो सिलेबस के लिए आप क्या करेंगे, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाएंगे। वहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल अगर आप करेंगे तो आपको सिलेबस का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप जिस भी ट्रेड का आपको सिलेबस चाहिए आप वो देख सकते हैं। ये सुविधा जो है आप सभी के लिए बनाई गई है। चाहे आप वहाँ पर एसएससी जीडी का देख ले, चाहे आर्मी का, चाहे एनटीपीसी का, हर एक एग्ज़ाम का आपको सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर आर्मी जीडी का, आर्मी टेक्निकल का, आर्मी क्लर्क का, सभी का सिलेबस वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर अपना ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कमेंट था कुछ बच्चों का कि सर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाइए। देखो, उसके लिए क्या है कि हम जो है आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये एयरफोर्स का होता या कोई और एग्ज़ाम होता तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाता, ठीक है। लेकिन आर्मी के एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कहा है कि भाई मैं आपको उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। तो बेवजह लेवल को ज़्यादा लेकर चलने का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके के आते हैं कि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सको। लेवल जहाँ थोड़ा बहुत बढ़ाने की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर उसमें बढ़ा दूंगा। लेकिन एक बार आप, जो भी बच्चे लेवल के लिए खासकर कह रहे हैं, एक बार आप एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो देखिए जो रोज़गार विद अंकित डिफेंस चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जब भी एग्ज़ाम हुए थे तो उनका एनालिसिस कराया था। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भाई लेवल किस तरीके का आता है। और उसके बाद क्लास को थोड़ा सा टेस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा हम बिल्कुल सही लेवल पर चल रहे हैं, ठीक है। तो लेवल जिस तरीके का आपका पूछा जाता है हम उसी हिसाब से ही चलेंगे। यही दो मेन आपके का जो है कमेंट थे, जो आपका प्रॉब्लम था, उन दोनों को लिए मैंने आपको बता दिया है। अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, हाँ, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम, जिन्होंने कल डेमो क्लास नहीं ली थी, उनको एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन में फिर से बता देता हूँ। जैसे ये है आपका आर्मी का योद्धा 2.0 बैच। आज आपकी दूसरी डेमो क्लास है। पहले 3 दिन आपकी डेमो क्लास होगी जो कि यूट्यूब पर होगी, और यूट्यूब पर वाली क्लास जो है वो एप्लीकेशन पर बाद में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चा कोर्स लेगा, कोर्स परचेस करेगा, उसको सारी वीडियो मिलेगी। यूट्यूब वाली भी वीडियो एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी। कोर्स का प्राइस है 699, लेकिन अभी डेमो क्लास जब तक चल रही है तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। 20% डिस्काउंट, और कूपन कोड क्या है आपका 5ARMY20। ARMY20 कूपन कोड लगाकर आप इसको 559 में परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल किस तरीके से है भाई, आर्मी टेक्निकल में मैथ्स की क्लास सुबह 6 बजे, टेक्निकल मैथ्स की क्लास 7 बजे, फिजिक्स की क्लास 9 बजे, रीजनिंग 10 बजे, पॉलिटी 11 बजे, ज्योग्राफी 1 बजे, टेक्निकल केमिस्ट्री 4, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके 5 बजे होगी शाम को, ठीक है। उसके बाद अगर आर्मी क्लर्क की बात करते हैं तो मैथ की क्लास सुबह 6 बजे, इंग्लिश की क्लास 8 बजे, फिजिक्स 9 बजे, पॉलिटी 11 बजे, बायोलॉजी 12 बजे, कंप्यूटर की क्लास दिन में 2 बजे, ज्योग्राफी की क्लास 1 बजे, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की क्लास शाम को 5 बजे होगी। फिर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में मैथ की क्लास सुबह 6 बजे, फिजिक्स की क्लास 9 बजे, पॉलिटी 11, बायोलॉजी 12 बजे, ज्योग्राफी दिन में 1 बजे, टेक्निकल केमिस्ट्री 4 और हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की शाम को 5 बजे क्लास होगी। लास्ट में जीडी ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस, महिलाएं गुड़िया जो है जो फॉर्म भर सकती है वो वुमेन मिलिट्री पुलिस का फॉर्म भर सकती है। तो उनके लिए क्लास है मैथ्स की क्लास सुबह 6 बजे, फिजिक्स की क्लास 9 बजे, रीजनिंग 10, पॉलिटी 11, बायोलॉजी 12 बजे, ज्योग्राफी 1 बजे, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके शाम को 5 बजे होगी। इस तरीके से जो है आप अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जिस भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास ले सकते हैं।
रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी बेटा जी आपको, जो भी क्लास होगी वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पर देख सकते हो और जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हो। ठीक है, अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, 3:8। यदि उनके घनों का अंतर 3880 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या होगी। The ratio of two numbers is 3:8. If the difference of their cubes is 3880, then find the numbers. संख्याएं बताइए क्या होगी। भाई यहाँ पर जो है, मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी क्वेश्चन में गुणा की बात की गई हो यानी मल्टीप्लाई, दूसरा वर्ग यानी स्क्वायर की बात की गई हो, तीसरा घन यानी कि क्यूब की बात की गई हो, तो हम संख्याओं के साथ ए लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे पहली संख्या 3a और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8a हो जाएगी। तो पहली संख्या का घन कितना हो जाएगा, 27a की पावर 3। दूसरी संख्या का घन कितना हो जाएगा, 512a की पावर 3 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का अंतर यहां से कितना निकल कर आएगा, 512 में से 27 माइनस करते हैं, 12 में से 7 गए 5 हो गया, 50 में से 2 गए कितना हो जाएगा 48। अंतर कितना बना यहाँ पर, 485 ए की पावर 3, जो कि किसके बराबर दिया है, 3880 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3880 डिवाइडेड बाय 485, 485। भाई 485 को 485 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 4 हासिल, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 3880। डिवाइड करने पर वैल्यू क्या बनेगी 8। ए क्यूब की वैल्यू अगर 8 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का घनमूल हो जाएगी, जो कि किसके बराबर बनेगा, 2 के बराबर। ए की वैल्यू अगर 2 है तो पहली संख्या 3 गुणा में 2 6 हो जाएगी, दूसरी संख्या 8 गुणा में 2 कितनी 16। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 6 और 16 बनेगा। अब कंसेप्ट मन में आपके ये सवाल आ सकता है कि भाई सर ए ही लगाना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम यहाँ पर ए लगाकर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जबकि जब प्लस माइनस आ जाए तो हम ए लगाकर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते। तो उसका कारण क्या है, जैसे देखो यहाँ पर पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 8। पहली संख्या का घन कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। दूसरी संख्या का घन कितना हो जाएगा यहाँ से 512, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 485। अगर आप ए नहीं लेंगे साथ में तो भाई 485 को आप किसके बराबर मानेंगे, 3880 के बराबर। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3880 डिवाइडेड बाय 485, कितना हो जाएगा 8। एक यूनिट की वैल्यू आप कितनी निकाल लेंगे, 8 निकाल लेंगे, जिससे पहली संख्या 8 गुणा में 3 कितनी हो जाएगी 24, और दूसरी संख्या 8 गुणा में 8 कितना हो जाएगा 64। लेकिन प्रूफ के साथ अगर आप देखोगे, 24 का घन करोगे 24 की पावर 3 और दूसरी संख्या 64 की पावर 3। भाई ये जो अंतर है ये हमारा 3880 नहीं आएगा, यहाँ पर वैल्यू हमारी गलत आएगी। हमें क्या कहा था, दोनों संख्याओं का अंतर, घनों का अंतर 3880 होना चाहिए। लेकिन जब ए नहीं लगाओगे आप तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8, पहली संख्या 24 हो जाएगी, दूसरी संख्या 64। जब इनका घन करोगे तो अंतर 3800 नहीं बनेगा, तो हमारी वैल्यूज गलत हो जाएंगी। इसलिए जब भी गुणा में हो, जब भी वर्ग की बात हो, जब भी घन की बात हो, आप हमेशा यहां पर ए लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 20 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 22:25 हो जाता है।
संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होगी। The ratio of two numbers is 4:5. Is 20 is added to both the numbers. Their ratio becomes 22:25. Find the numbers. भाई दो संख्याएं किस अनुपात में है? 4:5 या फिर 4/5। अब पहली संख्या में भी मैंने 20 जोड़ दिया और दूसरी संख्या में भी मैंने 20 जोड़ दिया। अब जो अनुपात, जो रेशो मिला वो किसके बराबर है? 22/25 के बराबर है। कंसेप्ट समझना कि यहाँ पर 4 और 5 जो है वो मेरी रेशो पर वैल्यू है, अनुपात पर दी गई वैल्यू है, जबकि 20 और 20 जो है वो मेरी वास्तविक वैल्यू है, रियल वैल्यू है। हम रेशो वाली वैल्यू को और वास्तविक वैल्यू को ना तो सीधा सीधा जोड़ते हैं, ना ही घटाते हैं, ना ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 4 के साथ 4a लिखूंगा, 5 के साथ 5a लिखूंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100a प्लस में 25 गुणा 2 कितना? 50, 500 किसके बराबर? 22 गुणा में 5 110a प्लस में 22 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। 110a माइनस में 100a इसके बराबर 500 माइनस में 440 हो जाएगा। यहाँ से 10a किसके बराबर बना? 60 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 6। a की वैल्यू अगर 6 है तो पहली संख्या 4 गुणा में 6 यानी कि 24 और दूसरी संख्या 5 गुणा में 6 यानी कि 30। आंसर क्या होगा? 24 और 30। 24 और 30 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 30 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में से 10 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होगी। The ratio of two numbers is 5:6. If 10 is subtracted from both the numbers, their ratio becomes 4:5. Find the numbers. संख्याएं बताओ क्या होगी। देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:6 दिया हुआ है। पहली संख्या से भी 10 घटा दिया और दूसरी संख्या से भी 10 घटा दिया। अब जो अनुपात मिला है, जो रेशो मिला है वो कितना है? 4:5 है, 4:5। यहाँ 5 में से 10 सीधा सीधा माइनस नहीं करेंगे, ना ही 6 में से 10 सीधा सीधा माइनस करेंगे, क्योंकि 5 और 6 जो है वो हमारी रेशो पर, अनुपात पर दी गई वैल्यू है, जबकि 10 और 10 जो है ये हमारी वास्तविक वैल्यू है, रियल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर 5 और 6 अनुपात में दिया गया है, तो यहाँ पर 5 के साथ 5a लिख दिया, 6 के साथ 6a लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सोल्व करते हैं। 5 गुणा में 5 25a माइनस में 50 इसके बराबर 6 चौके 24a माइनस में 40 के बराबर हो गया। 25a माइनस में 24a इसके बराबर 50 माइनस में 40। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो पहली संख्या 5 गुणा में 10 यानी कि 50, दूसरी संख्या 6 गुणा में 10 यानी कि 60। आंसर क्या बनेगा? 50 और 60। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। सर आप टेक्निकल मैथ क्यों नहीं पढ़ाते? आप अच्छा डिटेल में पढ़ाते। अरे भाई विशाल सर बहुत अच्छे हैं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डिटेल में ना पढ़ाए। जब उन्होंने पिछली लास्ट नहीं, उससे लास्ट टाइम जब एनडीए के एग्ज़ाम में उन्होंने तैयारी कराई थी तो बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली उनकी क्लास से आए थे। ठीक है, तो वो बहुत ही तसल्ली से पढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा हर एक टीचर को मौका दीजिए। ठीक है, ऐसे ही कोई ना कोई मेरे लिए भी बोलता होगा किसी और टीचर के सामने कि सर वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, आप उस क्लास में पढ़ा दीजिए। तो ऐसा थोड़ा बहुत होता रहता है। थोड़ा सा मौका दो, एक बार आप भी उनको कमेंट करो कि सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ा, वो पक्का पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
5:8 का डुप्लीकेट अनुपात, ठीक है, यानी इसको हिंदी में हम वर्गानुपात भी बोलते हैं। वर्गानुपात, वर्गानुपात से मतलब क्या है, जो भी हमें यहाँ पर संख्याएं दी हैं 5 और 8, इनका हम वर्ग करके और अनुपात निकाल देंगे। 5 और 8 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो आंसर क्या बनेगा 25:64 हो जाएगा। हालांकि डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, इनके ऊपर क्वेश्चन आर्मी में नहीं पूछा गया, कभी पहले यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। कंसेप्ट बहुत ही आसान है, तो आपके पेपर में भी शायद यहाँ से आ सकता है, इसलिए हम इस कंसेप्ट को यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशो, इसको हिंदी में वर्गानुपात भी बोलते हैं। वर्गानुपात, हमें क्या करना होता है, जो अनुपात हमें दिया हुआ है उनका वर्ग करके और अनुपात चेक कर लेते हैं कि क्या बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 25 का उप डुप्लीकेट अनुपात यानी कि वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात बताइए क्या होगा। सब डुप्लीकेट रेशो बताइए क्या होगा। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, इस बार हमें संख्याओं का वर्गमूल देखना होगा। 4 का वर्गमूल करेंगे 2, 25 का वर्गमूल करेंगे 5। आंसर क्या हो जाएगा 2:5, 2:5 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही कंसेप्ट है हमारा फाइंड दी त्रिगुणित अनुपात, 2 और 3 का ट्रिप्लिकेट रेशो। ट्रिप्लिकेट रेशो को हिंदी में घनानुपात भी बोलते हैं। घनानुपात मतलब इस बार जो हमें अनुपात में संख्याएं दी हैं उनका हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों का ही घन। तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। आंसर क्या बनेगा 8:27, 8:27 हमारा आंसर बनेगा। ऐसे ही अब है सब ट्रिप्लिकेट रेशो, उप त्रिगुणित अनुपात, जिसको हम घन मूलानुपात भी बोलते हैं। घन मूलानुपात, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, इस बार हम अनुपात में दी गई संख्याओं का घनमूल कर देंगे। तो 64 का घनमूल कितना 4, 27 का घनमूल कितना 3। आंसर क्या हो जाएगा 4:3, 4:3, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घन मूलानुपात, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। सर बैच पर होली पर ऑफर नहीं बेटा जी, होली पर नहीं, 3 दिन आपकी डेमो क्लास है और 3 दिन आपका जो है यहाँ पर ऑफर रहेगा। आज आपकी सेकंड डेमो क्लास है, उसके बाद आप जो है कल और आपकी डेमो क्लास में आपको ऑफर रहेगा। उसके बाद जो है जैसा धर्मेंद्र सर ने कहा था, उसके बाद आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 4 और 36 का मध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए क्या होगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 36। 4 और 36 का हमें यहाँ पर मध्य समानुपातिक बताना है। मध्य समानुपातिक से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई समानुपात क्या होता है। समानुपात, समानुपात को अलग अलग करूं तो समान अनुपात, जब दो अनुपात आपके कंपैरिजन में देखे जाते हैं, मुकाबले में देखे जाते हैं, तो हमें समानुपात मिलता है। जैसे अनुपात क्या होता है, मान लीजिए मैंने दो संख्याओं का अनुपात देखा, 100 और 150 का। 100 और 150 का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3, 2:3। समानुपात क्या होता है, जब हम दो अनुपात को ही कंपेयर करके देखते हैं। जैसे पहला अनुपात हो गया A:B और दूसरा अनुपात C:D। समान अनुपात, दोनों अनुपात बराबर है, यानी A:B किसके बराबर है, C:D के बराबर है, ठीक है।
यानी कि A अनुपात B समानुपात का सिंबल होता है। यहाँ पर हम 4 डॉट लगा देते हैं, जो कि किसके बराबर बना, C अनुपात D के बराबर। दो अनुपात हमारे यहाँ पर बराबर होने चाहिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखता हूं, 4 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा, मध्य समानुपातिक बताइए क्या होगा। भाई मध्य समानुपातिक से मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या इन दोनों के बीच में जिससे 4 और m का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात m और 36 का बनेगा। यानी 4/m किसके बराबर, m/36 के बराबर। यहाँ से m का वर्ग किसके बराबर बना, 4 गुणा में 36 के बराबर। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 36 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2, 36 का वर्गमूल 6, आंसर क्या हो जाएगा, 12। यानी मीन प्रोपोर्शनल हम किस तरीके से निकालते हैं, मध्य समानुपातिक कैसे निकालेंगे, जो हमें संख्याएं दी होंगी उनको गुणा करके और उनका वर्गमूल कर देंगे। दोनों को गुणा किया और फिर उनका वर्गमूल कर दिया। बेटा अभिषेक जी, आप जो है बेवजह का कमेंट कर रहे हैं, इस चीज को मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर अलग अलग आए। ठीक है भाई, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 16 और 49 का मध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए क्या होगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 49। 16 और 49 का मध्य समानुपातिक, तो मध्य समानुपातिक कैसे निकालेंगे, जो दो संख्याएं हमें दी है उनको गुणा करने के बाद उनका वर्गमूल कर देंगे। तो गुणा करने के, अगर मैं 16 और 49 को गुणा करने के बाद वर्गमूल निकालूंगा, उसका वर्गमूल निकालने में टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूं, 16 का वर्गमूल अलग और 49 का वर्गमूल अलग निकाल लेते हैं। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 49 का वर्गमूल कितना, 3, आंसर क्या हो जाएगा, 28। 28 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। 28 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 8 और 12 का तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए क्या होगा। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। इस बार हमें तृतीय समानुपातिक थर्ड प्रोपोर्शनल यहां पर निकालना है। तृतीय समानुपातिक थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे भाई, हाँ जी। तृतीय समानुपातिक जैसे ए पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, और तृतीय समानुपातिक थर्ड प्रोपोर्शनल में सी मान लेता हूं। इस सी के आने से तृतीय समानुपातिक समानुपात कैसे बनेगा, कि जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात बी और सी का बने। यानी ए बाय बी किसके बराबर हो, बी बाय सी के बराबर। यहां से a मल्टीप्लाई में c किसके बराबर बना, बी स्क्वेयर के बराबर, और c किसके बराबर हो गया, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a। या फिर दूसरी संख्या का वर्ग डिवाइडेड बाय पहली संख्या, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर हो गया। अब दूसरी संख्या कितनी है, 12। 12 का वर्ग डिवाइडेड बाय पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 8। सोल्व करते हैं भाई, 4 से काटता हूं 2 पर गया, 4 से काटा 3 पर गया, 2 से गया 1, 12 कितने पर जाएगा, 6 पर। 6 गुणा 3 कितना, 18। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बनेगा। आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन ए। अब थर्ड प्रोपोर्शनल का हमारा फॉर्मूला क्या बना, दूसरी संख्या का वर्ग डिवाइडेड बाय पहली संख्या हो जाएगा। जैसे ऐसा ही एक और क्वेश्चन, 12, 18 का तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए क्या होगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का, भाई दूसरी संख्या का वर्ग 18 गुणा में 18 डिवाइडेड बाय पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। सोल्व करते भाई, 6 से काटते 3 पर गया, 6 से काटा 2 पर गया, 2 से गया 1, 18 कितने पर जाएगा, 9 पर जाएगा। 9 गुणा 3 कितना, 27। आंसर क्या बनेगा हमारा, 27 होगा। एक बार समानुपातिक चेक भी कर ले कि क्या किस तरीके से हमारा समानुपात बन रहा है।
पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18, दूसरी संख्या 18 और तीसरी संख्या 27 बनी। 12 और 18 का अनुपात 6 से भाग करता हूँ 2 पर गया, 6 से भाग किया 3 पर गया। 18 और 27 का 9 से भाग करता हूँ 2 पर गया, 9 से भाग किया 3। दोनों ही अनुपात मेरे कितने हो गए? 2 अनुपात में 3। समान अनुपात, 2 इक्वल हमारे रेशो, ये भी 2:3 आया और दूसरा भी 2:3, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से जो है तृतीय समानुपातिक चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 8, 6 x का चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 8, 6 एंड x। अब भाई चतुर्थ अनुपातिक निकालने से मतलब क्या है? जैसे हमारे पास 3 संख्याएं दी हैं a, b और c, और चतुर्थ अनुपातिक d की वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है। फोर्थ प्रोपोर्शनल से मतलब क्या हुआ कि जो रेशो आपके पहली और दूसरी संख्या का बनेगा वही रेशो तीसरी और चौथी संख्या का बनेगा। यानी a/b इसके बराबर होगा c/d के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई d किसके बराबर बना? b मल्टीप्लाई c के बराबर। यहां से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाय a, या फिर दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में तीसरी संख्या डिवाइडेड बाय पहली संख्या, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो हमारी ट्रिक या हमारा फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर? दूसरी संख्या मल्टीप्लाई तीसरी संख्या डिवाइडेड बाय पहली संख्या हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी है? 8, तीसरी संख्या कितनी? 6 डिवाइडेड बाय पहली संख्या 4 हो गया। 4 से गया 1, 8 कितने पर जाएगा? 2 पर। 6 गुणा 2 कितना? 12। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए बनेगा। इस तरीके से हम जल्दी से फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, 5, 15, 40 और x का चौथे समानुपातिक ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5, 15, 40 एंड x। यहां पर दूसरी संख्या कितनी है? 15। तीसरी संख्या कितनी है? 40 डिवाइडेड बाय पहली संख्या कितनी है? 5। भाई 5 से गया 1, 15 कितने पर जाएगा? 3 पर। 3 चौके कितना? 12। आंसर क्या हो जाएगा? 120। 120 ऑप्शन ए यहां पर हमारा आंसर बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 120 हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल बनेगा। तो यहां तक हमने समझा कि भाई डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ऐसे ही हमने मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपातिक, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपातिक हमने यहाँ पर देखा। लेवल को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। अब जरा क्वेश्चन को देखो यहाँ पर। यहाँ ना तो हमें सेकंड प्रोपोर्शनल कहा है ना ही थर्ड प्रोपोर्शनल, लेकिन हमें यहाँ पर 2 अनुपात जो है बराबर दिए हुए। यहाँ जो 4 डॉट है ये किसका सिंबल होता है? समानुपात का सिंबल बनता है, प्रपोर्शन का सिंबल होता है। यानी 5/a किसके बराबर है? 15/30 के बराबर दिया हुआ है। यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा में 30 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। 15 से गया 1, 30 कितने पर जाएगा? 2 पर। 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहां पर कितनी बनेगी? 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 13, 25 ए अनुपात 50 में ए का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर फिर से देखिए, हमें यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है वो किसका है? समान अनुपात का है। समानुपात यानी इक्वल रेशो। इसका मतलब 13 अनुपात में 25 किसके बराबर है? ए अनुपात में 50 के बराबर है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 गुणा में 50 डिवाइडेड बाय 25 के बराबर। 25 से गया 1, 50 कितने पर जाएगा? 2 पर। 13 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 26। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 26 बनेगी। 26 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
हाँ जी सर, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी सर, माई बैच नहीं खरीद पाऊँगा सर, पैसे नहीं मेरे पास, लास्ट ईयर ही मन मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। आयुष सरोज बेटा जी, आप एक काम करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, शायद वो आपकी और अच्छे से हेल्प कर पाए। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास के लिए पूछ रहे हैं उनको बता दूं कि भाई जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो बाद में एप्लीकेशन पर, सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। और जितनी बार आप रिकॉर्डेड क्लास को देखना चाहते हैं आप देख सकते हो, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब चाहे उस वीडियो को आप एक बार देखो चाहे आप 10 बार देखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। ठीक है, बैच पर ऑफर कब तक है बेटा? आज सेकंड डे है, कल आपका जो है लास्ट डे होगा, कल के बाद आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संख्या 8, 11, 20 और 26 में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये संख्याएं समानुपात में हो? Which numbers should be added to numbers 8, 11, 20 and 26 so that these numbers are in proportion? प्रपोर्शन से मतलब क्या है कि भाई पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या 20 और चौथी संख्या कितनी है? 26। मान लेते हैं हर एक संख्या में मैंने क्या जोड़ दिया? ए जोड़ दिया, दूसरी में भी ए जोड़ दिया, तीसरी में भी ए जोड़ दिया, चौथी में भी ए जोड़ दिया। अब संख्याएं समानुपात में हो, इसका मतलब जो अनुपात पहली और दूसरी संख्या का है वही अनुपात तीसरी और चौथी संख्या का, यानी 8 प्लस में ए डिवाइडेड बाय 11 प्लस में ए, इसके बराबर बनेगा 20 प्लस में ए डिवाइडेड बाय 26 प्लस में ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की बजाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन से, जो कि हमारे लिए आसान रहेगा। अगर मैं पहली वैल्यू 2 मानता हूं, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13, किसके बराबर होना चाहिए? 20 और 2 कितना? 22, 26 और 2 कितना? 28। भाई ये तो हमारा अनुपात नहीं बन रहा है, ए हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, 8 प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 12, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15, इसके बराबर 20 प्लस 4 कितना? 24, 26 प्लस 4 कितना? 30, 24 बाय 30 किसके बराबर? 12 बाय 15 के बराबर। दोनों अनुपात मेरे बराबर हो गए, यानी अगर संख्याओं में मैं 4 जोड़ता हूं तो चारों ही संख्याएं मेरी समानुपातिक हो जाएगी, प्रपोर्शन में बन जाएगी। मतलब जो अनुपात पहली और दूसरी संख्या का होगा वही अनुपात तीसरी और चौथी संख्या का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाना चाहिए ताकि शेष अनुपात में हो? What must be subtracted from each of the numbers 23, 40, 57 and 108 so that the remainders are in proportion? जो संख्याएं घटाने के बाद हमारे पास आए वो हमारी समानुपात में हो। ठीक है, देखो पहली संख्या 23, दूसरी संख्या 40, तीसरी संख्या 57 और चौथी संख्या कितनी है? 108 है। मान लेता हूं मैं हर एक संख्या में ए कम कर दिया, दूसरी में भी ए कम कर दिया, तीसरी में भी ए कम कर दिया, चौथी में भी ए कम कर दिया। अब जो संख्याएं है वो मेरी समानुपात में है, मतलब 23 माइनस ए अनुपात 40 माइनस ए, इसके बराबर 57 माइनस ए बाय 108 माइनस में ए हो गया। फिर से भाई इसको कंप्लीट सोल्व करने की बजाय मैं क्या करता हूं, ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्राई कर लेता हूं। 23 में से पहली ऑप्शन 2, 23 में से 2 गए कितना हो जाएगा? 21, 40 में से 2 गए कितना हो जाएगा? 38, किसके बराबर? 57 में से 2 गए कितना हो जाएगा? 55, और ऐसे ही 108 में से 2 गए कितना हो जाएगा? 106। भाई ये तो मेरा अनुपात में नहीं बन रहा, ये हमारा अनुपात में नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन चेक करते। 23 में से 4 गए कितना हो जाएगा? 19,
और 40 में से 4 गए कितना हो जाएगा 36। ऐसी 57 में से 4 गए कितना हो जाएगा 51। 108 में से 4 गए कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। भाई इसको 19 नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। 23 में से 5 गए कितना हो जाएगा 18। 40 में से 5 गए कितना हो जाएगा 35। 57 में से 5 गए कितना हो जाएगा 51। 108 में से 5 गए 103 हो जाएगा 103। ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा, नहीं। 51 9 पर नहीं। फिर ऑप्शन लास्ट चेक करते। 23 में से 6 गए कितना हो जाएगा 17। 40 में से 6 गए कितना हो जाएगा हमारा 34। 57 में से 6 गए कितना हो जाएगा भाई हमारा 51। 108 में से 6 गए कितना हो जाएगा 102। 17 और 34 1 अनुपात में 2। 51 और 102 भी कितना हो जाएगा 1 अनुपात में 2। आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना होगा ऑप्शन डी। अब मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। सर इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी? हाँ जी बेटा जी, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाकर आप इस क्लास की पीडीएफ चेक कर सकते हो। लेकिन जो बैच परचेज करेंगे उन्हीं को ही आगे की पीडीएफ मिलेगी। पहली 3 क्लास की पीडीएफ ही आप चेक कर पाएंगे। ठीक है सर, ये क्लास नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, हाँ जी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी ये क्लास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बैग में 4:3:2 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 400 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी। A bag contains 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins.
in the ratio 4:3:2. If the total amount in the bag is rupees 400, find the number of coins of each kind. हर एक तरह के सिक्के की संख्या मुझे बतानी है। यहाँ पर क्या होगी? होली की छुट्टी कर दो सर शिवम यादव। बेटा होली की कोई छुट्टी नहीं होगी, पहले ही आपके पास समय कम है। जब टीचर कोई छुट्टी नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए छुट्टी के लिए, ठीक है? देखो, सिक्कों वाले क्वेश्चन जो है पहले आपके आर्मी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट टू लास्ट टाइम सिक्कों से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? पिछली से पिछली बार फर्स्ट टाइम सिक्कों के ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में शायद पूछे जा सकते हैं। या तो आपके पास यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का है, या फिर आपके पास 2 रुपये के सिक्के हैं, या फिर आपके पास 5 रुपये के सिक्के हैं। सिक्के किस अनुपात में है? 4:3:2, 4:3:2। मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से कि 1 रुपये के 4 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा भाई? मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा। मान लेता हूं 2 रुपये के 4 ही सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये बनेगा। ऐसे ही मैंने मान लिया कि 5 रुपये के 2 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से मूल्य कितना बना? कुल मिलाकर 20 रुपये हो गया। लेकिन कुल मिलाकर मूल्य कितना दिया हुआ है? 400 रुपये, 400 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। भाई 20 को कितने से गुणा करूं कि 400 हो जाए? 20 से ही गुणा करेंगे। तो सिक्कों की संख्या मुझसे पूछी है, भाई 4 को भी 20 से गुणा कर देते हैं 80, 3 को भी 20 से गुणा कर देते हैं 60, 2 को भी 20 से गुणा कर देते हैं 40। आंसर क्या हो जाएगा? 80, 60 और 40। 8, 80, 60 और 20 हमारा 80, 60 और 40 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19। एक बैग में 1:2:4 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 300 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? अ बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 1:2:4. If the total amount in the bag is 300, find the number of coins of each kind. हमेशा सिक्कों वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान करना कि अगर आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा आपको सिक्कों का अनुपात दिया होगा, और अगर यहाँ पर सिक्के टोटल सिक्के दिए होंगे तो हमेशा आपको मूल्यों का अनुपात। यही 2 ही टाइप बनते हैं। अगर टोटल अमाउंट दिया है तो सिक्कों का अनुपात होगा, अगर टोटल सिक्के दिए हैं तो अमाउंट यानी मूल्य का अनुपात हमारा बनेगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में या तो 1 रुपये के सिक्के हैं, या 50 पैसे जिनको हम आधा रुपये लिख सकते हैं, या फिर 25 पैसे जिनको 1/4 रुपये लिख सकते हैं। किस अनुपात में है? 1:2:4 है। जो क्वाइंस है, जो सिक्के हैं, वो किस अनुपात में है? 1:2:4। तो मूल्य किस हिसाब से होगा? अमाउंट किस हिसाब से बनेगा? मैं मान लेता हूं 1 रुपये का 1 ही सिक्का है, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 1। आधे रुपये का 2 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही 25 पैसे 1/4 रुपये के 4 ही सिक्के हैं, मूल्य कितना हो जाएगा? 1। कुल मिलाकर अमाउंट मूल्य कितना बना? 3। लेकिन हमें कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। तो भाई 3 को कितने से गुणा करूं 300 हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो कॉइन्स पूछे है, 1 को भी 100 से गुणा कर देता हूं 100, 2 को भी 100 से गुणा कर दिया 200, 4 को भी 100 से गुणा कर दिया 400। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 100, 200 एंड 400। 100, 200 और 400 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है? इसी में हमारा नेक्स्ट टाइप कैसे होगा? एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और सिक्कों की कीमत 4:6:18 के अनुपात में है।
यदि बैग में 180 सिक्के हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अ बैग कंटेन्स 1 rupee, 2 rupees and 5 rupees coins and the cost of the coins is in the ratio 4:6:15. If there are 180 coins in the bag, find the number of each type of coin. अब इस बार क्वेश्चन में हमारे पास कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या दी गई है, तो हमारे पास अनुपात किसका दिया है, मूल्य का, अमाउंट का। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर कुल अमाउंट दिया होगा तो सिक्कों का अनुपात होगा, और अगर कुल सिक्के दिए होंगे तो मूल्य का अनुपात हमारे पास बनेगा। अब इस क्वेश्चन में या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या 2 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 5 रुपए के सिक्के हैं। किस अनुपात में है, मूल्य उनका किस अनुपात में है, 4:6:15। मूल्य जो है वो किस अनुपात में है, 4, 6 और 15। तो क्वाइंस यानी कि सिक्के किस तरीके से हो जाएंगे भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हों, कितने सिक्के हों कि 4 रुपए बन जाए, कितने सिक्के होने चाहिए, 4। ऐसे ही 2 रुपए के कितने सिक्के हों, कितने N2 सिक्के हों कि 6 रुपए बन जाए, भाई कितने सिक्के होने चाहिए, 3। 2 को 3 से गुणा करेंगे तभी 6 रुपए बनेंगे। ऐसी 5 रुपए के कितने सिक्के हों कि हमारे 15 रुपए बन जाए, कितने सिक्के होने चाहिए, 3 सिक्के होने चाहिए। इस तरीके से कुल मिलाकर सिक्के कितने हो गए हमारे पास, 10। लेकिन हमें कितने दिए हुए हैं, 180 दिए हुए, 180 दिए हुए। तो 10 को कितने से गुणा करूं 180 हो जाए, इससे गुणा करेंगे 18 से। तो सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है, 4 को भी 18 से गुणा करता हूं, 3 को भी 18 से गुणा, और 3 को भी 18 से गुणा। कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 गुणा 3 54, 18 गुणा में 3 कितना, 54। आंसर क्या हो जाएगा, 72, 54 और 54। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक बैग में सर पहले बैच खरीदा था, उसकी सारी रिकॉर्डेड वीडियो चली गई हैं। पहली बैच खरीदा था बेटा, अगर अभी जो लास्ट योद्धा बैच की बात करें तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो तो नहीं जानी चाहिए। अगर उससे पहले का भी कोई आपने बैच खरीदा है तो वो शायद रिकॉर्डेड वीडियो चली गई हो। ठीक है, हाँ जी। एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की कीमत 1:4:8 के अनुपात में है। यदि बैग में 410 सिक्के हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अ बैग कंटेन्स 1 rupee, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स एंड द कॉस्ट ऑफ द कॉइन्स इज इन द रेशो 1:4:8। इफ देयर आर 410 कॉइन्स इन द बैग, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। इस बार भी हमारे पास यहाँ पर कुल सिक्के दिए हुए हैं और मूल्य का अनुपात दिया है। या तो हमारे पास क्वेश्चन में 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर हमारे पास आधे रुपए 50 पैसे यानी आधे रुपए के सिक्के हैं, 25 पैसे यानी कि 1/4 के सिक्के हैं, और उनका मूल्य किस अनुपात में दिया है, 1:4:8, 1:4:8। तो क्वाइंस सिक्के किस अनुपात में होने चाहिए भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 1 रुपए बन जाए, भाई एक ही सिक्का होगा। आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि 4 रुपए बन जाए। यहाँ जो डिनोमिनेटर में है इसको 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि 8 रुपए बन जाए। यहाँ जो डिनोमिनेटर में हर में 4 दिया, इसको 8 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 32। यानी 25 पैसे के 32 सिक्के होंगे तब 8 रुपए बनेंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने सिक्के हो गए हमारे पास, 41 सिक्के हो गए। लेकिन हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 410 दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सिक्कों की संख्या पूछी है, 1 को भी 10 से गुणा कर देते हैं 10, 8 को भी 10 से गुणा कर दिया 80,
32 को भी 10 से गुणा कर दिया 320। आंसर क्या होगा 1080 एंड 320। 10, 80 और 320 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए बी सी के बीच 1200 की राशि 4:5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। सी और ए के हिस्से का अंतर बताइए क्या होगा। यहां से अब हमारे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। स्टेटमेंट अनुपात में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं जहां पर स्टेटमेंट हमें प्रॉपर दी हो और उससे हमें आंसर निकालना हो। जैसे an amount of 1200 is distributed among A, B and C in the ratio 4:5:6. What is the difference between the share of C and A? C और A तीसरी और पहले व्यक्ति के बीच में मूल्य का अनुपात मुझे बताना है क्या होगा। भाई A, B और C के पास किस अनुपात में है, 4:5:6 के अनुपात में रुपए। अगर मैं रेशो में अनुपात में टोटल देखूं तो कितना हो जाएगा 15, लेकिन टोटल कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। यानी हमारा जो 15 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 1200 रुपये को बता रहा है। मुझे ए और सी के बीच में अंतर बताना है। ए और सी के बीच में अंतर कितने का है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 डिवाइडेड बाय 15 गुणा में 2, गुणा में 2। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 80, 80 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 160। ए और सी में अंतर कितना बनेगा हमारा 160 का हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। कल जो है हम नया चैप्टर परसेंटेज को शुरू करेंगे और जिस तरीके से हमने जल्दी जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करे सर यशराज। ठीक है बेटा जी यशराज, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो संख्याएं हमें किस अनुपात में दी है, यहाँ पर 4:5। यदि दोनों संख्याओं में मैं 20 जोड़ देता हूं तो अनुपात 22:25 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या अनुपात में 5। दोनों संख्याओं में मैंने यहाँ पर 20 जोड़ दिया। अब जो अनुपात मुझे मिला वो कितना है, 22:25, 22:25। भाई यहाँ पर 4 और 5 जो है वो हमारी अनुपात पर दी गई वैल्यू है, रेशो पर दी गई वैल्यू है। जबकि 20 और 20 जो है ये हमारी वास्तविक वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अनुपात पर दी गई वैल्यू और वास्तविक वैल्यू को हम ना तो सीधा सीधा जोड़ते हैं ना ही घटाते हैं। तो 4 के साथ 4a लिख दिया, 5 के साथ 5a लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सोल्व करते हैं। 22 गुणा में 5 110a प्लस में 22 गुणा में 20 कितना हो जाएगा 440। इसके बराबर 25 गुणा में 4 तो a प्लस में 25 गुणा में 20 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा 500। यहाँ से 110a माइनस में 100a इसके बराबर बनेगा 500 माइनस में 440 हो जाएगा। 10a किसके बराबर बना, 60 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 6 बनी। a की वैल्यू अगर 6 है तो पहली संख्या 4 गुणा में 6 यानी कि 24 और दूसरी संख्या 5 गुणा में 6 यानी कि 30। आंसर क्या होगा 24 और 30, 24 और 30 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, कल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।